है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 12th के जो होने वाले हैं उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो देखिए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के अंदर अपन टाइटेशन या अनुमापन की अपन बात करें तो अनुमापन 12th के अंदर इस साल 10 नंबर का है और यह 10 नंबर यह वीडियो और इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगा। उन दोनों को देखने के बाद आपके टाइटेशन के 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। सत्र 2022-23 के अंदर जो सिलेबस है वह एकल अनुमापन का है, यानी इसके अंदर सिंगल टाइटेशन है, एकल अनुमापन। तो चलिए अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना है टाइटेशन के अंदर और अपन क्या करेंगे ताकि अनुमापन के जो 10 नंबर है वो इसके अंदर पक्के हो जाए। चलिए अपन सबसे पहले आपको एक कॉपी के अंदर, यानी जो आपको एग्जाम वाली कॉपी मिलेगी उसके अंदर आपको एक उद्देश्य दिया जाएगा और ये उद्देश्य ही आपका क्या होगा, क्वेश्चन होगा। तो इसके अंदर देखिए m/20 का एपीएस का मानक विलयन दिया गया है। इसकी सहायता से अज्ञात KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की एक तो आपको क्या ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करनी है और आपको सांद्रता ज्ञात करनी है। चलिए सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, तो देखिए सबसे पहले अपन को लिखना होता है सिद्धांत। नंबर पहला पॉइंट होता है सिद्धांत का। अनुमापन के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट के अलग अलग नंबर होते हैं और वो सारे पॉइंट अपन को लिखने हैं। सबसे पहले आप सिद्धांत लिखोगे। सिद्धांत के अंदर सबसे पहली बात लिखोगे यह एक एकल अनुमापन है। यह एक क्या है, एकल अनुमापन है, एक एकल अनुमापन। अब देखिए जो अपने पास टाइटेशन है वह रेडॉक्स अनुमापन की ही आएगी। जो सिलेबस है उसके अंदर बिल्कुल दिया रखा है कि आपके जो अनुमापन है वह रेडॉक्स अनुमापन दिया जाएगा। तो इसके अंदर अपन बात करें KMnO4 की, तो देखिए KMnO4 इसमें परबल ऑक्सीकारक होता है, परबल ऑक्सीकारक। वह जो एपीएस है वह परबल अपचायक का कार्य करता है, अपचायक का कार्य करता है। अतः अपन ये कह सकते हैं कि जो टाइटेशन है वह रेडॉक्स अनुमापन है। अतः यह रेडॉक्स अनुमापन, रेडॉक्स अनुमापन है जिसमें जो KMnO4 है वह सेल्फ इंडिकेटर का कार्य करता है। KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर, स्वयं सूचक होता है जो अंतिम बिंदु पर हल्के गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है या हल्के गुलाबी रंग में बदल जाता है, हल्के गुलाबी रंग में बदल जाता है। ये तो हो गया क्या आपके सिद्धांत। यदि इतना आपने सिद्धांत लिख लिया तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद सिद्धांत के अंदर ही आपको क्या लिखना है, रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी है। सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी है। सिद्धांत के अंदर ये लिखना आपको, यह एक एकल अनुमापन है और जो KMnO4 है वह एक परबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है और जिसमें जो एपीएस है वह एक परबल अपचायक का कार्य करता है। अतः यह एक रेडॉक्स अनुमापन है जिसमें KMnO4 क्या है, एक सेल्फ इंडिकेटर होता है जो अंतिम बिंदु पर हल्के गुलाबी रंग में परिवर्तित होकर जो अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी देता है। फिर अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं को आपको रटना नहीं है, केवल आपको ट्रिक याद करनी है कि किस प्रकार अपन इन अभिक्रियाओं को बना सकते हैं। इन अभिक्रियाओं को किस प्रकार बनाया जा सकता है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में अपन सबसे पहले लिख रहे हैं आयनिक समीकरण। आयनिक समीकरण, आयनिक समीकरण में देखिए आयनिक समीकरण अपन बात करें तो आयनिक समीकरण में भी अपचयन अर्ध समीकरण या अर्ध अपचयन समीकरण,
यानी जो आधा समीकरण होगा वह अपचयन क्रिया होगी इसके अंदर। अपन आयनिक अभिक्रिया की बात करें तो देखिए KMnO4 को अपन आयनिक रूप में लिखते हैं MnO4 माइनस, यह टूटकर Mn+2 के अंदर बदल जाता है। इस अभिक्रिया को अब अपन को क्या करना है, संतुलित करना है। जो अपने 11th के अंदर अभिक्रियाओं को किस प्रकार संतुलित किया जाता है वो आपने सीख रखा है, तो बिल्कुल एक आसान काम है। केवल आपको ध्यान रखना है Mn को संतुलित करेंगे सबसे पहले, यानी मैग्नीज को Mn, तो यहाँ भी Mn है। उसके बाद ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए अपन क्या करते हैं, उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं फॉर H2O। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को संतुलित करना है। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए अपन को पता है कि H+ को अपन जोड़ते हैं। कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, तो मैं 8H+ यहाँ क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। इसके बाद आपको देखना है आयन को। यहाँ देखिए कितना आयन है, ये माइनस का 1 और प्लस का 8, यानी कुल मिला के यहाँ प्लस का 7 आयन है और यहाँ प्लस का 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, 5 इलेक्ट्रॉन उस तरफ जोड़ना है जहां प्लस का अधिक आवेश है। तो यह जो अर्ध अपचयन अभिक्रिया है वो संतुलित हो चुकी है। उसके बाद आपको लिखनी है अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है आपके Fe+2, यह ऑक्सीकृत होकर Fe+3 में, यानी फेरस फेरिक के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब इसको संतुलित करने के लिए आपको केवल आयनों को संतुलित करना पड़ेगा, और आयनों को संतुलित करने के लिए मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूं, तो ये आयनिक रूप से क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। अब अपन बात करें नेक्स्ट, एक पूर्ण अभिक्रिया किस प्रकार लिखनी है, तो देखिए आयनिक अभिक्रिया अपन क्या कर रहे हैं, पूर्ण आयनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं, पूर्ण समीकरण या पूर्ण अभिक्रिया। अब देखिए इस तीर के इस तरफ जो भी है उसे अपन क्रिया कारक, और उसके बाद जो तीर की उस तरफ है उसे अपन उत्पाद बोलते हैं। अब क्रिया कारक को एक तरफ और उत्पाद को दूसरी तरफ लिखना है। उससे पहले आप ध्यान रखोगे जितने इलेक्ट्रॉन अपन ने ऊपर जोड़े हैं उतने से ही नीचे वाली अभिक्रिया को गुणा करना है, और जितने इलेक्ट्रॉन नीचे वाली अभिक्रिया में अपन ने जोड़े हैं उतने से ही आप ऊपर वाली अभिक्रिया को क्या करोगे, गुणा करोगे। अब ऊपर वाली अभिक्रिया को 1 से गुणा करेंगे क्योंकि अपन ने नीचे वाली अभिक्रिया में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, MnO4 माइनस प्लस 8H+। अब नीचे वाली अभिक्रिया में Fe है उसको अपन 5 से गुणा करेंगे, 5 Fe+2। उसके पास बाद अपन लिखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्रिया कारक जितने भी थे MnO4 माइनस 8H+ और 5 Fe+2 और 5 इलेक्ट्रॉन, यानी क्रिया कारक अपन लिख चुके हैं। अब अपन को लिखना है उत्पाद में देखिए Mn+2, और उसके बाद आप लिख लीजिए Fe+5 Fe+3 और उसके बाद 4H2O और 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन अपन ने ऐड किए हैं वो यहाँ कैंसिल हो जाते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। जो बाकी अभिक्रिया बच चुकी है वो अपनी पूर्ण आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये अभी समझाने में इतना टाइम लगा है, लेकिन आप जब भी बनाओगे इसको केवल आप 1-2 मिनट में ये अभिक्रिया बन जाती है। इसके बाद आपको आणविक अभिक्रिया लिखनी है। आयनिक अभिक्रिया हो गई, इसके बाद आपको क्या लिखनी है, आणविक अभिक्रिया। आणविक अभिक्रिया भी इसी प्रकार आपको बनानी आनी चाहिए। चलिए फिर अपन बात करते हैं आणविक अभिक्रिया, आणविक समीकरण या आणविक अभिक्रिया। अब देखिए इसके अंदर भी आप पहले अर्ध अपचयन अभिक्रिया लिखोगे, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। अर्ध अपचयन अभिक्रिया की अपन बात करें तो अब अर्ध अपचयन अभिक्रिया में अब देखिए इसके अंदर अपचयन किसका हो रहा है, तो KMnO4 का अपचयन हो रहा है। तो KMnO4 इसका क्या होगा, अपचयन होगा। और उसके बाद अपन को लिखनी है अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए KMnO4 यह टूट कर K2SO4 K2 यानी 2 पोटेशियम ले लिए, यहाँ 2 पोटेशियम आएंगे K2SO4, यानी SO4 के ऊपर जो आवेश होता है वो -2 होता है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम 2 लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, या इसको 2 से गुणा कर लोगे, फिर आप देखिए 2MnSO4। अब सल्फेट को संतुलित करने के लिए आप क्या करो, इधर काउंट करो कितने सल्फेट है, 3, इधर कोई भी नहीं है तो आप क्या करोगे, 3H2SO4 ऐड कर दोगे। सल्फेट को संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड
इसके अंदर ऐड करना है। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ऐड किया तो ये हाइड्रोजन अधिक हो गए। इस हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए आप क्या करोगे, जितने हाइड्रोजन है उसका आधा जल का अणु अपन को ऐड करना है। यहां 6 हाइड्रोजन है, मैं यहां 6 क्या कर दूंगा, सॉरी, जितने हाइड्रोजन है उतने से आधा जल का अणु ऐड करना है। 6 हाइड्रोजन है, 6 का आधा मैं जल का अणु यहां ऐड कर देता हूं, 3H2। ये जो अभिक्रिया है ये संतुलित हो चुकी है। उससे पहले एक चीज बाकी रह चुकी है, ऑक्सीजन। अब देखिए यहां कितने ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। सल्फेट वाले ऑक्सीजन यहां आपको काउंट नहीं करने, केवल जो H2O और उसके अलावा यानी सल्फेट को छोड़ के जितने भी ऑक्सीजन है उनको काउंट करने। जैसे KMnO4 में 8 ऑक्सीजन है, जबकि इधर सल्फेट को छोड़कर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, नवजात ऑक्सीजन ऐड करोगे। कितने नवजात ऑक्सीजन ऐड करने, 5 नवजात ऑक्सीजन ऐड करोगे। अब जो ये अभिक्रिया है ये पूर्ण संतुलित है, जो अर्ध अभिक्रिया है पूर्ण संतुलित अभिक्रिया है। इसके बाद आप क्या करोगे, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखोगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखने के लिए आप इसी प्रकार ऊपर KMnO4 लिया था, अब नीचे वाली अभिक्रिया में जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो किसका हो रहा है, तो एपीएस का ऑक्सीकरण हो रहा है। एपीएस का फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइज SO4 डॉट 6H2। अब यह क्रिया करके जो उत्पाद बनाएगा वो है Fe2SO4 का होल थ्राइज। अब देखो Fe2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो फेरस है वो फेरिक के अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। इसलिए यहां आपको क्या करना पड़ेगा, फेरस को फेरिक के अंदर बदलना पड़ेगा और SO4 का जो आवेश होता है वो -2 होता है। अब ये -2 कहां आएगा, यहां आ जाता है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी है इस फॉर्मूलों को संतुलित करने की तो आप आराम से इसको कर सकते हो। फिर देखिए Fe2SO4, उसके बाद Fe2 लिया है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 2NH4 का होल ट्वाइज SO4, NH4 का होल ट्वाइज SO4। उसके बाद आपको क्या लेना है, सल्फेट काउंट करने। यहां कितने सल्फेट है, 3, और यहां कितने हैं, 2। यानी इस तरफ 5 सल्फेट है, जबकि इस तरफ कितने हैं, 1 2 2 दूना 4, 2 × 2 यानी 4 सल्फेट है। जबकि यहां कितने सल्फेट है, 5 सल्फेट है। इसको संतुलित, सल्फेट को संतुलित करने के लिए अपन क्या करते हैं, H2SO4 जोड़ते हैं। मैंने एक H2SO4 यहां क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब देखिए, अब इसके अलावा क्या बच जाता है, हाइड्रोजन को संतुलित करना बच जाता है। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए अपन क्या करते हैं, जितने हाइड्रोजन है उसका आधा जल का अणु ऐड करते हैं आयनिक अभिक्रिया में, आणविक अभिक्रिया में। अब देखिए यहां 2 हाइड्रोजन है, आधा 1 हाइड्रोजन यानी उसका आधा 1 जल का अणु मैंने ऐड कर दिया। लेकिन आप ध्यान रखोगे ये जो जल के अणु हैं ये वैसे के वैसे क्या कहां आ जाएंगे, उत्पाद के अंदर आ जाएंगे। वो वैसे के वैसे आपको लिखने हैं। तो कितने जल के अणु हैं जो वैसे के वैसे उत्पाद में आएंगे, तो ध्यान रखना 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12 जो जल के अणु हैं वो वैसे के वैसे क्या आ जाते हैं, उत्पाद के अंदर आ जाते हैं। अब इसके अलावा आपको क्या संतुलित करना है, ऑक्सीजन को संतुलित करना है। ये जो जल का अणु है वो वैसे के वैसे आया है, यानी इसका जो ऑक्सीजन होगा वो पूर्ण संतुलित होगा। लेकिन ये जो जल का अणु अपन ने हाइड्रोजन को देके जोड़ा है, इसका ऑक्सीजन संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए आप क्या करोगे, इधर एक ऑक्सीजन अधिक है तो मैं इस तरफ यानी क्रियाकारक की तरफ एक नवजात ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं, तो ये अभिक्रिया पूर्ण संतुलित हो जाएगी। अब इसके अंदर मैं ये जल के अणु ऐड करके लिख देता हूं, तो ये कितने जल के अणु हो जाएंगे, 12 और 1 13 जल के अणु हो जाएंगे। मैंने यह अलग क्यों लिखा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आप क्या करोगे, जितने अपन ने ऊपर नवजात ऑक्सीजन जोड़े हैं उतने से ही आपको क्या करना है, नीचे वाली अभिक्रिया को गुणा करना है। यानी जो नीचे वाली अभिक्रिया है उसको अपन 5 से गुणा करेंगे और ऊपर वाली अभिक्रिया को 1 से गुणा करना है। ऊपर वाली अभिक्रिया को किससे गुणा करोगे, 1 से करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि जो नीचे वाली अभिक्रिया है उसमें अपन ने 1 नवजात ऑक्सीजन ऐड किया था। अब देखिए, अब अपन क्या करेंगे, पूर्ण अभिक्रिया लिख लेंगे। पूर्ण अभिक्रिया लिखने के लिए क्रियाकारक को एक तरफ और उत्पाद को दूसरी तरफ लिखोगे, तो ये हो जाएगा 2KMnO4 प्लस, अब देखो 3H2SO4 ये पड़े और इसको गुणा करोगे 5 से तो 5 ये 5 और 3 8 H2SO4। फिर देखिए इसके बाद आप क्या करोगे, जो नीचे वाली अभिक्रिया का है जो क्रियाकारक है उसे आप यहां लिख लोगे। इसको 5 से गुणा करते हुए कितना हो जाएगा, 10 FeSO4 NH4 का
होल्ट वाइज SO4 डॉट 6H2 प्लस जो नवजात ऑक्सीजन है क्रियाकारक की तरफ 5 से गुणा करते ही ये 5 नवजात ऑक्सीजन यहां आ जाएंगे। फिर अपन को उत्पाद की तरफ जो उत्पाद है उसको दूसरी तरफ लिखना है K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस इसको 5 से गुणा करते ही ये कितना हो जाएगा 5 Fe2SO4 प्लस 10 NH4 का होल्ट वाइज प्लस जो जल है वो कितना हो जाएगा 5 से गुणा करोगे 13.65 और 3 68 H2 और ये 5 जो नवजात ऑक्सीजन है वो यहां मैं लिख देता हूं और 5 नवजात ऑक्सीजन ये वाले और 5 नवजात ऑक्सीजन ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। बाकी जो आणविक अभिक्रिया है वह पूर्ण संतुलित अभिक्रिया है। फिर अपन को परीक्षण सारणी बनानी होती है। सबसे पहले सिद्धांत लिखोगे, सिद्धांत के अंदर आपको जो शुरुआत की 2 लाइन है वो लिखनी है, उसके बाद आयनिक अभिक्रिया व आणविक अभिक्रिया लिखनी है। उसके बाद देखिए परीक्षण सारणी का निर्माण करना है। परीक्षण सारणी का निर्माण करने के लिए आप कुछ टर्म है वो ध्यान रखोगे और जो परीक्षण सारणी है वो आपको लैब के अंदर अनुमापन करके फिर भरनी है। केवल लैब के अंदर इतना ही काम होता है परीक्षण सारणी को भरने का, बाकी सारा काम आपको याद होना चाहिए। फिर अपन दूसरा जो पॉइंट है परीक्षण सारणी वो किस प्रकार बनानी है वो देखते हैं। परीक्षण सारणी, परीक्षण सारणी में सबसे पहले आप क्या लिखोगे सीरियल नंबर, उसके बाद पिपेट द्वारा लिया गया ज्ञात विलयन का आयतन, पिपेट द्वारा लिया गया ज्ञात विलयन, इसके अंदर ज्ञात विलयन कौन सा है तो FAS है, वो ज्ञात विलयन है, लिया गया ज्ञात विलयन FAS का आयतन उसे अपन V1 नाम दे देते हैं और वो किस में लिखना है अपन को ml में लिखना है। ml लिखते समय m छोटा और l बड़ा लिखना है। उसके बाद देखो ब्यूरेट द्वारा लिया गया आयतन या ब्यूरेट का आयतन, या आप लिख सकते हो इसको ब्यूरेट का आयतन। अब देखिए ब्यूरेट के 2 आयतन होंगे, एक होगा प्रारंभिक आयतन जिसे अपन A1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं और दूसरे को लिखते हैं अपन अंतिम आयतन, उसको अपन छोटे b यानी स्मॉल b द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए प्रयुक्त KMnO4 का आयतन, प्रयुक्त KMnO4 का आयतन, प्रयुक्त जो KMnO4 का आयतन है वो आपको यहां लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है सुसंगत आयतन। ये इतनी आपको टर्म्स याद होनी चाहिए तो आपका जो परीक्षण सारणी का नंबर है वो आपके नहीं कटेंगे। अन्यथा अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जो ये टर्म है वो भूल जाते हैं और सही से नहीं लिख पाते हैं। अब देखो प्रयुक्त जो KMnO4 का आयतन होगा वो B-A करोगे तो आपको प्रयुक्त KMnO4 का आयतन मिल जाएगा। और सुसंगत आयतन वह होगा जो 2 समान आयतन होंगे वो सुसंगत आयतन होंगे। इसके 3 आपको क्या लेनी है, रीडिंगें लेनी है। और जो पिपेट द्वारा आयतन होता है वो मैक्सिमम बार 20 ml की जो पिपेट होती है तो आप पूरी 20 ml पिपेट सही से भरोगे तो 20 ml आपके पास आयतन प्राप्त होगा। मैक्सिमम स्कूलों के अंदर ये 20 ml की ही क्या होती है पिपेट होती है। तो मैं यहाँ 20 ml क्या ले लेता हूँ आयतन ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए प्रारंभिक आयतन में बात करूँ तो 0 ml तक आप ब्यूरेट को भरोगे तो वह 0 ml आपका प्रारंभिक आयतन माना जाएगा। फिर देखिए अंतिम आयतन, मान लो मेरी जो रीडिंग है वह प्राप्त होती है 19.2 पे, तो मेरा प्रयुक्त आयतन कितना हो जाएगा B-A करोगे तो यहां आपको प्राप्त हो जाएगा 19.2 ml। फिर आपको क्या करना है, या तो आप यहां से शुरू कर सकते हो या वापस इसको पुनः 0 तक भर के भी काम कर सकते हो, इसका कोई भी इश्यू नहीं है।
आप क्या कर सकते हो, यहां से प्रारंभ कर सकते हो 19.2 से, या इसको क्या कर सकते हो, वापस से भर सकते हो। इसका कोई भी वो नहीं है कि नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको ध्यान रखना है कि यहां जो आयतन लिख रहे हो वो प्रारंभिक आयतन होना चाहिए। यहां से आप वापस शुरू करते हो तो आपका जो अंतिम आयतन प्राप्त होगा वह 38 के करीब प्राप्त होगा। लेकिन इसमें आप वापस से भरोगे तो आपको माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज्यादा, और ज्यादा इसमें मातापची नहीं रहेगी। तो फिर देखिए आप 0.0 तक भर लोगे, और जो अपनी सेकंड रीडिंग है वो मान लो कि आपको 19 पर प्राप्त हो गई, और थर्ड रीडिंग है वो भी आपको 19 पर प्राप्त होनी चाहिए। और जो दो समान आयतन प्राप्त होंगे वही अपना क्या हो जाएगा, दो समान आयतन क्या कहलाएंगे, सुसंगत आयतन कहलाता है। और सुसंगत आयतन कितना हो गया, 19। सुसंगत आयतन कितना हो जाएगा, 19.0 ml। हमेशा ध्यान रखना है 0.0 ml ही लिखना है, क्योंकि जो अपन टाइटेशन करते हैं वो पॉइंटों तक जो भी अपन के पास आयतन प्राप्त होता है उसको अपन पॉइंटों में लिखते हैं। तो हमेशा 0.0 ml लिखना है, और इसकी जो यूनिट है वो आप हमेशा लिखोगे 0.0 ml। ये तो हो गई आपकी परीक्षण सारणी का कार्य। और लैब के अंदर जाने के बाद जो कार्य है वो यही करना होता है, केवल आपको ये सारणी भरनी होती है। इसके अलावा आपको खुद के दिमाग से कार्य करना होता है। उसके बाद देखो ये परीक्षण सारणी हो गई, उसके बाद आपको क्या करनी है, गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गणना। उसके अंदर आप ध्यान रखोगे, जो बातें मैं बता रहा हूं उन बातों का विशेष ध्यान रखना है। गणना करने के लिए भी आपको 2-4 पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गणना। अब देखिए गणना का मान लो मैंने पहला पॉइंट लिया है, ज्ञात या मानक विलयन है उसकी मोलरता कितनी है। ज्ञात विलयन की मोलरता कितनी ली है अपन ने, m/20। जो अपन के पास एपीएस का ज्ञात विलयन है उसकी सांद्रता कितनी है, m/20 है। फिर नंबर 2 आप लोगे अज्ञात विलयन। अज्ञात विलयन कौन सा है अपने पास, KMnO4 की मोलरता। KMnO4 की मोलरता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे, और इस फॉर्मूले के भी क्या होते हैं, नंबर होते हैं। M1V1 बराबर M2V2। अब देखिए M1 इसमें जो मैंने लिया है वह ज्ञात विलयन की क्या है, कि मोलरता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोलरता वो कितनी है, m/20 है। और V1 ये है आपका ज्ञात विलयन का आयतन। और ये ज्ञात विलयन का आयतन अपन ने कितना लिया था, पिपेट की सहायता से जो विलयन अपन ने भरा था वह अपना ज्ञात विलयन है। और जो पिपेट है वह कितनी ml की है, 20 ml की है। फिर M2 ये अज्ञात विलयन जो अपने पास KMnO4 है की मोलरता जो कि अपन को ज्ञात करनी है। और जो V2 है वो KMnO4 का आयतन है। और वो आयतन जो सुसंगत आयतन होता है वो अज्ञात विलयन का आयतन होगा। और अज्ञात विलयन आप हमेशा किस में भरोगे, ब्यूरेट में, जबकि ज्ञात विलयन किस में भरना है, पिपेट की सहायता से कॉनिकल फ्लास्क में भरना है। और इसका जो अपन को सुसंगत आयतन प्राप्त हुआ है वह 19 प्राप्त हुआ, 19 ml। चलिए फिर अपन बात करते हैं, जब भी आप मोलरता निकालते हो तो मोलरता निकालते समय आप ध्यान रखोगे कि जो मोलों की संख्या है, यानी जो अपन ने आणविक अभिक्रिया लिखी थी उसमें आप वापस से ध्यान से देखना कि अपन ने जो KMnO4 लिया था, जो अपन का क्या है अज्ञात विलयन, उसके 2 मोल लिए थे। जबकि जो आपका एपीएस है जो कि ज्ञात विलयन है उसको मैंने 10 मोल यानी 10 से गुणा किया था, और उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 एपीएस। अब इसको मैं यदि काटूं तो ये 2 एकम 2 और ये 5 से कट जाएगा। यानी जो ज्ञात विलयन है उसके मोल आपको क्या करना है, उसके नीचे लिखने हैं। ज्ञात विलयन कौन सा है, ये वाला। इसके अंदर आप क्या करोगे, 5 का भाग दे दोगे, क्योंकि एपीएस जितने मोल लेते हो, यानी जो शुरुआत के अंक होते हैं वो अपन मोल या ये होते हैं रस समीकरण मिति गुणांक, इसे अपन नॉर्मली मोल ही बोल देते हैं।
इसका आपको क्या करना है, भाग देना है। और दूसरा ये वाला जो अज्ञात है उसके नीचे अज्ञात के जितने मोल लिए हैं उसका आप क्या करोगे, भाग दे दोगे। ये कार्य अपन को जब भी मोलरता निकालनी होती है तो आपको करना होता है। एक वीडियो मैंने इस पर पूर्ण रूप से बनाया है। आप नॉर्मलता से किस प्रकार गणना कर सकते हो, मोलरता को किस प्रकार से गणना कर सकते हो, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो ये आराम से हो जाता है। फिर देखिए M2 अपन को ज्ञात करना है, तो M2 बराबर M1 V1 बटा V2 और ये बट्टे में आ जाएगा 5। ये आप क्या कर लो, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 यहां चले जाएगा, 1 यहां आ जाएगा। फिर M2 आपको निकालना है, तो M2 बराबर M1 V1 बटा V2 इंटू 5। अब इसके अंदर आप क्या कर लो, ये सारे मान रख लो। M1 का मान कितना है, 1/20 और V1 का मान कितना है, 20। उसके बाद V2 का मान 19.0 ml इंटू 5। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 1/19 इंटू 5। ये क्या प्राप्त हो गई आपको, मोलरता प्राप्त हो गई है, 1/19 इंटू 5। ये आप कार्य करोगे या इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, मोलरता प्राप्त हो जाएगी। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा 0.01052, 0.1052 और इसके पीछे आप लिखोगे M, और ये जो M मैं लिख रहा हूं ये कैपिटल M है, जिसका अर्थ होता है मोलरता। यहां तक आपको मोलरता प्राप्त हो गई। और इसके बाद का बिंदु है आपके, नेक्स्ट बिंदु आप लिखोगे C, और अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो मोलरता आपको प्राप्त हुई M2 उसको आप किससे गुणा करोगे, अणुभार से गुणा करोगे, अणुभार। और अणुभार कौन सा, अज्ञात विलयन का। और अज्ञात विलयन कौन सा है, KMnO4 अपने पास अज्ञात विलयन है। इसके लिए M2 कितना है अपने के पास, 0.01052 और इसको इंटू करोगे आप, जो अज्ञात विलयन KMnO4 है उसका अणुभार होता है 158, उससे आपको क्या करना है, गुणा करना है। और इससे आप गुणा करोगे तो आपको अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में प्राप्त हो जाएगी, और वो है आपके 1.66 ग्राम प्रति लीटर। ये क्या है, इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आपको परिणाम लिखना है, दिए गए अज्ञात विलयन KMnO4 की मोलरता, आप ये मोलरता लिख लोगे, और ये तथा सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में 1.66। और इसके बाद आप 4 अंकों तक लिख सकते हो। मैं केवल 2 अंक लिख रहा हूं यहाँ पॉइंट के बाद, आप 4 अंकों तक इसको लिख लोगे। और ये जो आपको सांद्रता प्राप्त हुई है वो आप परिणाम के अंदर लिख लोगे, तो आपको 10 नंबर पूरे इसके अंदर मिल जाएंगे। और जो एक बच जाता है, ये तो अपन ने किसके साथ गणना की थी, FAS अनुमापन किया था, FAS विथ KMnO4। इसके बाद अपन बात करेंगे KMnO4 विथ ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4। इसके ऊपर यानी एक तो आप KMnO4 की गणना किसके साथ करनी है, FAS के साथ, और दूसरा अनुमापन है या टाइटेशन है आपके ऑक्जेलिक अम्ल की KMnO4 के साथ, उसमें भी मोलरता या सांद्रता आपको ज्ञात करनी पड़ सकती है। ये 2 अनुमापन इस सत्र के अंदर है, और ये आप रट लोगे तो आपके 10 नंबर कोई भी नहीं काट सकता। जय हिंद।